सुप्रीम कोर्ट में कोई मैकेनिज्म नहीं है कि कौन सा केस कब लगेगा, उमर अता बंदियाल साहब के खिलाफ कार्रवाई हो सकती। कसूर कासिम सूरी का नहीं है, कसूर तो उमर अता बंदियाल का। काजी फायद ईसा के हाथ बंधे हुए कि चीफ जस्टिस की अकेली मर्जी नहीं चल सकती, तो उमर अता बंदियाल को भी जेल भेज दें। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई और बेरोजगारी सबसे कम थी। जिस तेजी से उनकी मकबूलियत बढ़ रही है, इलेक्शन के करीब जाकर उनमें और इमरान खान में बहुत वाज़ेह फर्क है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सरवर्दी के साथ। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा और खास तौर पे तहरीके इंसाफ और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दरमियान गठजोड़ की कहानी के हवाले से अंदर की खबर जानते हैं मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल साहब ये बताएं कि ये जो कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरा जो तहरीके इंसाफ और साबिक चीफ जस्टिस के दरमियान गठजोड़ था, ये क्या था? देखिए, कासिम सूरी साहब के जीतने के ऊपर उनके खिलाफ हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया कि वो गलत जीते हैं, वो हार चुके हैं इंतखाब। उन्होंने जब उनके खिलाफ हाई कोर्ट से भी फैसला हो गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक स्टे ले लिया। वो स्टे जो है वो तब तक चलता रहा जब तक कौमी असेंबली टूट नहीं गई, इमरान खान ने तोड़ नहीं दी और सारी असेंबली को गद्दार नहीं करार दे दिया, तो एतमाद पर वोटिंग नहीं चलाई। जब तक इस्तीफे नहीं हुए तब तक कासिम सूरी साहब का स्टे चलता रहा। अब ये सवाल काजी फायद ईसा का दुरुस्त है कि मेरा मतलब है कि आपने पूरी मुद्दत गुजार दी स्टे ऑर्डर पे, और उसके बाद अब आप कहते हैं कि जी हमारी अब ये जो अपील है, जो हमने स्टे लिया हुआ था, अब ये गैर मौसर हो गया, अब हमें इसकी जरूरत नहीं रही है, ये स्टे फजूल हो गया हमारे लिए, तो खत्म कर दिया जाए। तो सवाल तो होना चाहिए कि इतना लंबा स्टे क्यों चला है। सुप्रीम कोर्ट में कोई मैकेनिज्म नहीं है कि कौन सा केस कब लगेगा। इवन ये कमेटी बनने के बाद भी केस बारी से नहीं लग रहे। सवाल यही है कि कोई केस पहले लग जाता है, कोई 10 साल नहीं लगता है। ये कैसे फैसला होगा कि कौन सा केस कितना अहम है और उसे क्यों जल्दी लगाया जा रहा है? किसी केस को बहुत अहम समझ के फौरन लगा दिया जाता है और आम आदमी के मुकदमे को 10 साल नहीं लगाया जाता। बहरहाल कासिम सूरी साहब चूंकि एस्टेब्लिशमेंट के करीब थे, बाजवा साहब, फैज, इमरान खान, उमर अता बंदियाल, ये सब एक पेज पे जो रजीम थी, ये कासिम सूरी को बचाना चाहती थी, इसलिए स्टे ऑर्डर पे उसको चला लिया। अब इस पर क्या हो सकता है? इस पर एक तो ये हो सकता है कि उमर अता बंदियाल साहब के खिलाफ कार्रवाई हो सकती, क्योंकि केस तो उमर अता बंदियाल ने नहीं लगाया ना। तो कासिम सूरी के अख्तियार में तो नहीं था कि वो स्टे ऑर्डर को लंबा चला लेता। कासिम सूरी ने स्टे लिया, अगले दिन दोबारा लग के स्टे खत्म हो सकता था। कसूर कासिम सूरी का नहीं है, कसूर तो उमर अता बंदियाल का है, जिन्होंने स्टे इतना लंबा चलाया है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट अपने साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर कर सकता होता तो फिर मेरा मतलब है कि इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ ना हो जाती, जिसकी वजह से $6 बिलियन का नुकसान हुआ है। वो हो सकती हो तो साकिब निसार के खिलाफ ना हो जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस हवाले से काजी फायद ईसा के हाथ बंधे हुए। अगर हम्म। केस नहीं लगा तो चीफ जस्टिस ने नहीं लगाया। चीफ जस्टिस उस वक्त बादशाह था सुप्रीम कोर्ट का, वो अंडे दे बच्चे दे, उस वक्त उसकी मर्जी से केस लगते थे। उसकी मर्जी नहीं थी तो केस नहीं लगा, उसकी मर्जी थी, इसीलिए तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लाया गया कि चीफ जस्टिस की अकेली मर्जी नहीं चल सकती। लेकिन अभी भी केसेस के लगने का मैकेनिज्म ठीक शफाफ नहीं है, बारी से नहीं लगते। अगर मेरे केस को 474 नंबर लग गया है तो मेरे से बाद दायर होने वाला केस पहले कैसे लग सकता है? इसलिए ये 473 के बाद 474 आएगा, फिर 475 आएगा। ये मैकेनिज्म अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं है कि आपका केस आपकी बारी पे लगेगा, कितना भी अहम हो, क्योंकि हर केस अहम है। लिहाजा किसी का पहले लग जाता है, किसी की जमानत जो है वो फौरन सुनी जाती है, किसी की जमानत 2 साल नहीं लगती जमानत का केस। तो आम सुप्रीम कोर्ट के नजर में तो सबकी जमानतें बराबर है ना। ये तो नहीं है कि इमरान खान की जमानत का केस फौरन लग जाएगा और मोहम्मद दीन की जमानत का केस 2 साल नहीं लगेगा।
ये तो नहीं है कि ताजगुल के लिए रात को अदालत खुलेगी और बीबी जैनब का केस 2 साल नहीं लगेगा। तो मेरा मतलब है यकसा निजाम इंसाफ की तो नफी है ना ये, कि किसी का केस पहले लगना, किसी का ना लगना, किसी का बिल्कुल ना लगना, किसी का स्टे ऑर्डर चलते जाना। तो ये निजाम इंसाफ की खराबियां हैं। इस केस में चीफ जस्टिस ये हुक्म दे सकते हैं कि आइंदा केस बारी से लगेंगे, वो स्टे भी 1 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा, 1 महीने बाद स्टे का फैसला करना होगा। इस किस्म के फैसले तो इसमें दिए जा सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई लंबी कार्रवाई उमर बंदयाल या कासिम सूरी के खिलाफ हो सकती है। कासिम सूरी के खिलाफ कार्रवाई आर्टिकल 6 के तहत हो सकती है कि उन्होंने आइन तोड़ा है, वो रूलिंग जो थी वो उनकी आइन के मुताबिक नहीं थी। लेकिन वो केस में भी उमरता बंदयाल मुजफ्फर साहब साहब, ने, आप कह रहे हैं कसूर तो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का है, तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उनको बचाने के लिए सारा मलबा जो है वो डाल रहे हैं कासिम सूरी पर। देखिए मैं नहीं समझता कासिम सूरी का कोई कसूर है। कासिम सूरी का बेनिफिशियरी तो जरूर है उसका, उसका उसको फायदा हुआ है, लेकिन वो फायदा दिया किसने है? देखिए, मैंने नजायज फायदा हासिल किया है, मेरा कसूर हो सकता है, लेकिन जिसने मुझे नजायज फायदा दिया है वो भी तो कसूरवार है। मतलब आप अकेले कासिम सूरी को कैसे टांगेंगे? यहाँ तो साथ उम्र था, बंदयाल को भी जेल भेज दें, फिर तो मैं मान लूं कि आप इंसाफ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ कासिम सूरी को जेल भेजना चाहते हैं तो वो तो इंसाफ नहीं हो सकता, उसके साथ उम्र था बंदयाल को जेल भेजना पड़ेगा कि भाई तुमने केस क्यों नहीं लगाया, तुम कसूरवार हो, तुमने तुमने सियासी सहूलतकारी की है इमरान खान की, तुमने उसे एक सीट का एडवांटेज दिया है, और वो जो बनाई 4 सीटों वोटों से था उसको आपने एक वोट का एडवांटेज हर वक्त देते रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को अपना घर साफ करना चाहिए। इट्स अ फिट केस कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस कैसे लगने चाहिए, बारी से लगने चाहिए, उसका मैकेनिज्म तय कर लिया जाए। जैसे प्रैक्टिस एंड मुजफ्फर प्रोसीजर बिल में आपने एक कमेटी बना ली है, लेकिन अभी तक वो कमेटी भी आउट ऑफ टर्न केस लगा सकती है। मैं हम्म। समझता हूँ आउट ऑफ टर्न केस लगाने का जो अख्तियार है वो कमेटी के पास भी नहीं होना चाहिए। आप तय कर लें कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन आइन की खिलाफ वर्जी हो रही होगी तो लगाएंगे, लेकिन ये तो नहीं है ना कि किसी की जमानत सुबह लग जाए, किसी की 2 साल ना लगे, किसी का केस कल लग जाए, किसी का कभी ना लगे। तो इसलिए ये मेरे ख्याल में ये गलत बात है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट को अपने घर की सफाई करनी होगी रादर देन कासम सूरी की सफाई की। कासिम सूरी के खिलाफ कार्रवाई इंसाफ नहीं है। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और अंदर की खबर मैंने ये बताएं, नहीं कल भी कहा, आप। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं जी कहा। जी। मैंने कहा कासिम सूरी के साथ उमर अता बंदयाल को भी वही सजा देनी पड़ेगी जो कासिम सूरी को पर दी जाए। आपने ये भी कहा अकेले है कि अगर कासिम सूरी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये इंसाफ नहीं है, अगर इंसाफ करना अकेले है तो अकेले उमर अता बंदयाल अकेले के खिलाफ भी कार्रवाई। अकेले उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती है, साथ उमर अता बंदयाल के। देखिए, रिश्वत लेने वाला भी मुजरिम है, रिश्वत देने वाला भी मुजरिम है। अब आप कहें जी सिर्फ देने वाला मुजरिम है या लेने वाला मुजरिम है, तो ये तो नहीं हो सकता। दोनों मुजरिम है, बराबर मुजरिम है। केस ना लगाने वाला भी मुजरिम है और जिसका नहीं लगा वो भी मुजरिम है। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों मुजरिमों को इकट्ठी सजा दी जाए। ठीक हो गया। अच्छा मुजम्मिल साहब, कल आपने शौकत अजीज सिद्दीकी के हवाले से उनके जो बरतरफी के केस क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आपने अंदर की खबर दी थी। आज उनकी बरतरफी के खिलाफ जो अपील थी उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। क्या मुतवक्के फैसला होगा? मेरे ख्याल में शौकत अजीज सिद्दीकी जो हैं वो बहाल होते मुझे मुश्किल नजर आता। अब जब जनरल पर फैज, उन्होंने तो कहा है कि मेरे पास सबूत मौजूद है, मुझे अदालत से इंसाफ की तवक्को है। देखिए सबूत अदालत के रिकॉर्ड पर तो नहीं आए। उन्होंने कहा मुझे फैज मिला, फैज ने कहा मैं नहीं मिला। अब ये तो कोई इंक्वायरी कमीशन बन जाए, यहाँ तो इसके ऊपर कोई इंक्वायरी कमीशन बनाते हैं तो पहले जो आपने फैजाबाद धरने वाला इंक्वायरी कमीशन बनाया हुआ है उसका क्या निकल आया जो इस इंक्वायरी कमीशन से निकल आएगा? इंक्वायरी कमीशन जो है ये तो नहीं दे सकते इंसाफ जो है, मेरा मतलब है इस तरह। अब इंसाफ का तरीकाकार नहीं है। मैंने तो कहा था फैज से कुरान पे हलफ ले लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैज को तलब तो नहीं किया है, उनके वकील के जरिए बयान आया है उसको मान लिया है। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट फैज कहती है हम वकील के जरिए बयान नहीं मानते, वो आए अदालत में कुरान पर हलफ देकर बयान दें, तो मैं मान लेता।
लेकिन अगर वो कुरान पर लफ्ज है कि उनसे बयान नहीं लिया गया तो उनका सिर्फ वकील के जरिए जवाब मान लिया गया, तो मेरे ख्याल में शौकत अजीज क्या को फैसला आना मुश्किल नजर आता है मुझे। वैसे भी वो रिटायर हो चुके हैं, क्या पेंशन ही देनी है उन्हें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके हक में फैसला आएगा। मुझे लगता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अंडू नहीं किया जाए। कोई मतलब इंक्वायरी ये केस कमीशन जो तो है बना, सुप्रीम जुडिशियल कोई काउंसिल में नहीं इंक्वायरी, भिजवाया जाएगा। को नहीं, कोई इंक्वायरी कमीशन तो दोबारा इंक्वायरी का हुक्म तो कहा जा सकता है कि आप दोबारा इंक्वायरी कर लें, लेकिन अभी उनकी बहाली नहीं हो सकती। मुझे बहाली नहीं मुश्किल हो लग रही है, सकती। शौकत अजीज सिद्दीकी की बहाली मुश्किल लग रही अच्छा मुजम्मिल है। साहब, एक और अंदर की खबर बताएं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट जारी हुई है और उसमें बताएं क्या कहा गया है, कौन सा सियासतदान कितना मकबूल है और किसकी कारकर्दगी कितनी बेहतरीन रही है। देखिए, ये जो ब्लूमबर्ग है ना, ये हुकूमतों की कारकर्दगी जो है ना, वो महंगाई और बेरोजगारी के तनाजुर में देखता है। इनके पैमाने जो हैं वो बेसिक हैं कि महंगाई कितनी रही, बेरोजगारी कितनी रही। इन्होंने नवाज शरीफ के दौर का मुआवजा किया है, पीपल्स पार्टी के दौर का मुआवजा किया है और इमरान खान के दौर का मुआवजा किया है। जब उन्होंने तीनों अदवार का मुआवजा किया है, तीनों पार्टियों की हुकूमत का, तो 2013 से 2017 नवाज शरीफ का दौर देखा गया है, इमरान खान का 18 से 22 तक देखा गया है और जरदारी साहब का पीपल्स पार्टी का देखा गया 8 से 13 तक। तो उसमें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये है कि नवाज शरीफ के दौर में महंगाई और बेरोजगारी सबसे कम थी, पीपल्स पार्टी के दौर में महंगाई और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा थी और दरमियान में दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ है। लेकिन नवाज शरीफ के दौर में महंगाई और बेरोजगारी पाकिस्तान में कम तरीन सतह पर थी। ये ब्लूमबर्ग का इंडिपेंडेंट तजिया है। अब ब्लूमबर्ग को ने ये तजिया कोई इमरान खान के इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए नहीं लिया। वो मुख्तलिफ हुकूमतों का इस तरह जायज़ा लेते हैं। उनके पास एक फ़ॉर्मूला है, मिज़री का फ़ॉर्मूला, जिस फ़ॉर्मूले के तहत वो जायज़ा लेके पॉइंट्स देते हैं और वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फ़ॉर्मूला है, जिसे क्रेडिबल फ़ॉर्मूला समझा जाता है। उस पर आज तक किसी भी हुकूमत ने सवाल नहीं उठाया है। ये अब मालियाती सबसे बड़ा जरीदा है और मैं समझता हूँ कि इसमें दो राय भी नहीं है कि नवाज शरीफ के दौर में महंगाई भी कम थी और बेरोजगारी भी कम थी। बाद में महंगाई भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है। इमरान खान के दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा थी, नवाज शरीफ के दौर में महंगाई कम थी। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये कुछ जरीदे की जो फाइंडिंग है वो पाकिस्तान के आम आदमी को भी पता है। जब से नवाज शरीफ आए हैं उनकी मकबूलियत बढ़ रही है। मुझे लगता है इलेक्शन तक वो इमरान खान को बहुत पीछे छोड़ जाएंगे मकबूलियत में। जिस तेज़ी से उनकी मकबूलियत बढ़ रही है, इलेक्शन के करीब जाकर उनमें और इमरान खान में बहुत वाज़ेह फ़र्क हो। इलेक्शन के करीब आते ही नवाज शरीफ की मकबूलियत मजीद बढ़ जाएगी और खास तौर पे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से भी ऊपर चली जाएगी। अच्छा मुजम्मिल साहब, आज के प्रोग्राम की एक सबसे बड़ी अंदर की खबर है आपके पास, मैं चाहूंगी जरा आप वो भी बताएं। पंजाब में आम इंतखाबात जीतने वाले आजाद उम्मीदवार किस पार्टी में शामिल होंगे। उसी पार्टी में शामिल होंगे जो पंजाब की हुकूमत बनाएगी। ये तो नहीं हो सकता पंजाब में चीफ मिनिस्टर जो है वो नून लीग का और बंदे जो हैं वो किसी और पार्टी में शामिल हो जाएं, ऐसा नहीं होता। ये जो सूबाई हुकूमतें हैं ना, थाना कचहरी और सूबाई हुकूमतें, ये आज़ाद अरकान उसको देखकर शामिल होते हैं। मैंने नहीं देखा कभी कोई आज़ाद रुकन जो है वो अपने सूबे की आज़ाद हुकूमत से उल्ट कहीं शामिल हो गया हो। तो अगर तो पंजाब की और हुकूमत हवाई जो है, जहाज तो किसी और पार्टी के पास है। हवाई जहाज तो तब भी चलता है ना जब पंजाब की हुकूमत भी उनकी बन रही थी, पीटीआई की। अगर पंजाब में नून लीग की हुकूमत बन रही होती तो फिर जब हवाई जहाज पंचर हो जाना था। अगर तो आम इंतखाबात के बाद मुल्क पंजाब में नून लीग की हुकूमत बन रही होगी तो पंजाब से जीतने वाले आज़ाद अरकान भी नून लीग में जाएंगे और अगर किसी और जमात की बन सकती हुई तो उसके साथ चले जाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिसकी सूबाई हुकूमत बन रही होगी आज़ाद अरकान उसके साथ जाएंगे, क्योंकि सूबाई असम्बली के आज़ाद अरकान भी तो उधर ही जाते हैं ना जिधर पर सूबे की हुकूमत बन रही हो। तो फिर एमएनएस भी उधर ही जाते हैं जिधर सूबे की हुकूमत बन रही हो। लिहाजा अगर मरियम नवाज पंजाब की वजीर आला बन रही होंगी तो फिर जहांगीर तरीन का जहाज जो है वो मरियम नवाज और नून लीग के लिए तो चल सकता है, जरदारी के लिए या किसी और के लिए नहीं चल सकता। ये कंफर्म है फिर नून लीग की सूबाई हुकूमत होगी। अभी तो देखें नून लीग जीत रही है पंजाब में, और किसकी हो सकती है? पीपल्स पार्टी के तो उम्मीदवार ही पूरे नहीं है
और आपके ख्याल में 200 अज़ाद अरकान जीत जाएंगे पंजाब में से? तो मुझे तो नहीं लग रहा कि पंजाब में अज़ाद अरकान 200 जीत के हुकूमत बना लेंगे और वो जीत कर फिर किसी एक वज़ीर आला पर मुत्तफ़िक हो जाएंगे, ये भी मुमकिन नहीं है। लिहाज़ा मेरे ख्याल में तो जो पार्टी इस वक़्त पंजाब में हुकूमत बनाने की पोज़ीशन में है, वो सिर्फ़ नून लीग है। थैंक यू मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक इस वक्त पंजाब में सूबाई हुकूमत बनाने की पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून है और मुस्लिम लीग नून जीतेगी तो उसके साथ ही आजाद उम्मीदवार शामिल होंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।